हेलो एवरीवन। वैकल्पिक विषय के चुनाव को लेकर एक अभ्यर्थी के समक्ष कई तरीके की समस्याएं हमेशा रही हैं। आज हम इसी कड़ी में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप एक वैकल्पिक विषय का चुनाव किन आधारों पर कर सकते हैं और ये वैकल्पिक विषय किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। देखा जाए तो यूपीएससी और यूपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम जो हैं वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं अपने वैकल्पिक विषयों के चुनाव को लेकर, और इतने सारे वैकल्पिक विषयों में से कौन सा बेटर होगा इसको लेकर दुविधा होती है। दुविधा इसलिए भी है कि हमें एक अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वैकल्पिक विषय क्यों सामान्य अध्ययन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण है। ये वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाकर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको आज का वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम यहाँ पर डिस्कस इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा वैकल्पिक विषय को लेकर जो स्थितियाँ हैं, जो कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है, वो क्या हो सकता है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम 7 बिंदुओं के माध्यम से 7 पॉइंट्स में आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप वैकल्पिक विषय का चुनाव किन किन आधारों पर करेंगे। देखिए, जब भी आपके समक्ष आए कि मुझे कौन सा वैकल्पिक विषय लेना है, तो थोड़ी सी देखिए रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च क्यों करनी चाहिए? देखिए, होता है आप बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट और इसको सारी चीज़ों को लेकर के, और वहाँ पर देखिए हर एक जो वीडियो होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत बेहतर बताएगा, लेकिन यहाँ पर उससे प्रभावित होने से पहले आप खुद थोड़ी सी रिसर्च जरूर करें। ये रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वैकल्पिक विषय जो आप लेने वाले हैं उसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा, और काफ़ी सारा टाइम के बाद आपको ऐसा ना लगे कि ये विषय में पकड़ जो है बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट के बारे में सोचें, वैकल्पिक विषय के बारे में, तो सब्जेक्ट के विषय के साथ साथ जो पॉइंट आपको सोचना है, क्या सब्जेक्ट स्कोर अच्छा कर सकता है, अर्थात क्या उस सब्जेक्ट में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अर्थात क्या सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी क्या है, एक तरीके से आप कितने अंक ला सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मोस्टली अगर देखा जाए कि आप एक 500 के नंबर के पेपर में, यूपीएससी का 500 है, यूपीपीएससी में 400 का है, अब यहाँ पर 500 के नंबर के पेपर में या 400 में अगर आप 500 में 300, 350 तक अगर नंबर ला रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है। करीब 70% मार्क अगर आप अचीव कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम यूपीपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आप 250 प्लस करीब 260, 70, 80, 85 तक जा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अगर ऐसी स्थितियाँ, अगर ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें आप हाईएस्ट मार्क स्कोर कर सकें, क्योंकि जीएस के मुकाबले आप परसेंटेज वाइज यूपीएससी में, यूपीपीएससी में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर जरूर करें, क्योंकि जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, जीएस का स्कोर ऑन एन एवरेज सभी बच्चों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जो अंतर आप क्रिएट करेंगे वो होगा आपके सब्जेक्ट के ऑप्शनल स्कोरेबिलिटी के आधार पर। इसलिए हमेशा देखें कि कौन से सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा है। अब ये यहां पर एक क्वेश्चन होगा कि सर किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आता है, तो देखिए यहां पर इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा एक बात कहूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप देखें, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप देखें, टॉपर्स की लिस्ट को उठाकर देखें, जो फाइनल रिजल्ट आपको आता है वो उठाकर देखें, तो वहां पर पिछले कई सालों में ऐसा नहीं किसी एक ही सब्जेक्ट से लगातार किसी ने टॉप किया हो या टॉप 10 में आपको पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज है। कभी किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, कभी लिटरेचर देखने को मिलेगा, कभी आपका पीएसआईआर देखने को मिलेगा, कभी ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, कभी आपको सोशियोलॉजी होगी, कभी कुछ होगा, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इससे एक बात यह डिफाइन रहती है कि यहां पर सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी डिपेंड करती है उस स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट को पढ़ रहा है और वो किस तरीके से उस सब्जेक्ट को वहां पर यूजफुल अपने लिए बनाता है। और यहीं से जुड़ी हुई है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने की दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंस, और वो है सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स की अपना इंटरेस्ट क्या है। देखिए, हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब रुचि का होना, अर्थात किसी विषय को पढ़ते समय क्या आप उस विषय में रुचि रखते हैं, या फिर बस आपने सब्जेक्ट चुन लिया है ऑप्शनल के रूप में किसी के कहने इत्यादि पर, और उसके बाद बस आपको पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ना तो आप उसमें अच्छे आउटपुट्स निकाल पा रहे हैं, ना तो अपना कुछ उसमें इनपुट्स डाल पा रहे हैं, ना ही उसे वहां पर आप लगातार पढ़ पा रहे हैं,
ना ही आप उसको थोड़ा सा क्रिएटिव और अन्य तरीके की चीजें उसमें ऐड कर पाते हैं। हर समय आपको उसके लिए दूसरे की हेल्प चाहिए हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिर आपने अपने ऑप्शन सब्जेक्ट के चुनाव में गलती कर दी है। इसलिए हमेशा इस चीज को जरूर ध्यान रखें और इस चीज को जांचने और परखने और रिसर्च, इसीलिए मैं कहता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि यहां पर आपका इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि पढ़ने से आए, इंटरेस्ट हो सकता है कि सोसाइटी में आसपास की गतिविधियों या किसी प्रकार की घटना, किसी प्रकार की न्यूज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट रहता हो। तो यहां पर हो सकता है हिस्टोरिकल चीजें आपको अच्छी लगती हों, ज्योग्राफिकल चीजें अच्छी लगती हों, IR की चीजें आपको अच्छी लगती हों, पॉलिटिकल चीजें अच्छी लगती हों, प्रशासन ज्यादा आपको अच्छा लगता हो, लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता हो। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको चीजें अच्छी, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि कहां पर है। अगर यहां पर आप सही रुचि अर्थात अपनी स्टूडेंट अपनी रुचि को पहचान लेता है तो जब अपनी रुचि पर आप अच्छी मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका सब्जेक्ट में स्कोरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सब्जेक्ट कुछ भी लीजिए, स्कोर आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप अच्छा स्कोर ऑलरेडी कर सकते हैं और कुछ में यहां पर मेहनत ज्यादा पड़ जाती है, लेकिन ये तभी आपको लिए स्कोर आप अच्छा करोगे जब आप अपना सब्जेक्ट स्वयं यहां पर चूज करते हैं। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए कि यहां पर एक चीज और जुड़ जाती है जो आपकी इंटरेस्ट से ही जुड़ी हुई। आपका तीसरा पॉइंट इसमें आता है। तीसरा पॉइंट है यहां पे आपका स्टूडेंट्स की ऑन एबिलिटी। एबिलिटी कैसी है आपकी। अगर अपनी क्षमता से परिचित हैं तो आपका पहले दोनों काम यहां पे आसान हो जाएंगे, अर्थात आपके इंटरेस्ट और आपका स्कोरेबिलिटी यहां पे सब्जेक्ट की बढ़ जाएगी यदि आप अपनी एबिलिटी जानते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ। एबिलिटी देखिए का मतलब यह हुआ कि क्षमता आपकी कैसी है, पढ़ने का तरीका कैसा है, सोच कैसी है, चीजों को लिखने और प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। इसको भी मैं थोड़ा और डिफाइन कर देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं देखा जाए तो मूल रूप से। एक ऐसा जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जो विषय होते हैं वो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जहां पे पैराग्राफ, थीसिस, थ्योरीज, आपको इस तरह की चीजों पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, आर्टिकल्स के थ्रू और अन्य चीजों को आपको यहाँ पर डिफाइन इत्यादि करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए हिंदी लिटरेचर को ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्टिविटी यहाँ पर आपकी अच्छी है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका आपको आता है, आपकी आंसर राइटिंग यहाँ पर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपको थ्योरीज इत्यादि के प्रिंसिपल इत्यादि को अच्छे से समझ में आता है, उन चीज़ों को डिफाइन करने में आप बेहतर हैं, अगर इस तरह की एबिलिटी है आपके अंदर तो आप यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, इस तरह के विषयों को आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं, वहां पे उनकी सब्जेक्टिविटी पर पकड़ कमजोर होती है या उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं लिख करके। ऐसे बच्चों को हमेशा ऐसे सब्जेक्ट चुनने चाहिए जो हो सकता है, अगर आप कुछ लोगों को देखा जाए तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, सिनॉप्सिस, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे बच्चों को ज्योग्राफिकल जैसे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट अगर आप लें तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और वहाँ पर आप यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कम लिख कर भी डायग्राम, फ्लोचार्ट इत्यादि के माध्यम से आप चीज़ों में ज़्यादा स्कोर भी ला कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट जो होता है ये भी डिफाइन करेगा कि आपकी एबिलिटी कैसी है। अगर आप एबिलिटी अच्छी है, ठीक है, किस तरीके की एबिलिटी है आपकी, उस आधार पे आप अपना इंटरेस्ट और सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। देखिए, हर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, कुछ भी यहां पर एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। यहां हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर आपको यही पॉइंट्स क्लियर हो जाएं तो आप इस एग्जाम में अपने इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को सही तरीके से चूज कर सकते हैं और वो आपके लिए सक्सेस का, जो कहते हैं ना, फाइनेंस में कई बार बच्चे अटक जाते हैं, कई बार उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है आपका ऑप्शनल में अच्छा स्कोर ना करना। चौथी बात जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, जब भी आप कोई जीएस का टॉपिक लेते हैं, सॉरी ऑप्शनल का टॉपिक लेते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका ऑप्शनल ओवरलैप करता है जीएस के साथ। देखिए, सामान्य अध्ययन में हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन में अगर हम देखें पेपर 1 में आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। जीएस पेपर 2 को उठा लीजिए तो उसमें आपको पॉलिटी है, आपको आईआर है, आपका सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है। पेपर 3 को ले लीजिए तो वहाँ पे आपके इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और पेपर 4 आपका एथिक्स का है। तो यहाँ पर आप 4 पेपर में ऐसे अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और इतने सारे सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको मिल जाए जिसको अच्छा खासा यहाँ पर ओवरलैप
आपके किसी न किसी जीएस टॉपिक या एक से अधिक जीएस के टॉपिक के साथ होता है, तो वहां पर आपके लिए काम क्या होगा कि जीएस और ऑप्शनल दोनों को पढ़ने का समय आपको मिल जाएगा, है ना। दोनों को पढ़ने का समय मिल जाएगा, अर्थात एक चीज पढ़ोगे और उससे दूसरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएगा। अर्थात जीएस पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल का रिवीजन हो रहा है, ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो जीएस का रिवीजन हो रहा है। पूरा नहीं होगा लेकिन काफी सारे टॉपिक, और जितने टॉपिक आएंगे कम से कम वो तो टॉपिक के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक जो होता है पबैड में, देखिए तो आपको कई सारे जो टॉपिक हैं आपको यहां पे ओवरलैप करते हुए मिलते हैं। पबैड में आपको पेपर जो 2 आता है, पेपर 2 के आप टॉपिक उठाकर देख लीजिए, उसमें ऐसे आपको कम से कम 60% करीब जो आपका सिलेबस है पेपर 2 का वो पॉलिटी से रिलेट करता है। इसके अलावा पेपर 1 और 2 को ही अगर उसमें मिला लें तो उसमें आपको हिस्टोरिकल टॉपिक भी मिल जाएंगे, उसमें आपको पॉलिटिकल टॉपिक है, हिस्टोरिकल है, आपका थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक उसमें मिल जाएगा। बजट से रिलेटेड या कह सकते हैं कि वित्तीय प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन के दोनों ही एक एक टॉपिक आपको लेक्चर अर्थात कि पबैड के दोनों ही पेपर में हैं, तो वहां पर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपका जो सिलेबस है, अर्थात अगर इन टॉपिक्स को आप यहां पर पढ़ रहे हैं, जीएस में भी यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम यहां पर बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शनल ऐसा कुछ चुन लेते हैं जो कि जीएस के साथ ओवरलैप करता है, तो इससे आपका समय बचत होगा, रिवीजन आपका आसान हो जाएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, और इसके कारण आपको जो स्कोर की करने की जो क्षमता है, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस का लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मान लीजिए कोई अब ऑप्शनल आपको अलग अलग तरीके के चुनते हैं आप, एक तरफ हिंदी लिटरेचर है, एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ आपका हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, कानून है, कई टॉपिक हैं। अब इनमें से अगर हम देखें किसका सिलेबस कम समय में पूरा किया जा सकता है, अर्थात लेंथ ऑफ द सिलेबस, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। देखिए सारा जो खेल है वो टाइम का है, और इस टाइम के साथ साथ रिवीजन का है। मैं कहता हूं आपके पास चलिए 2 ऑप्शन है, एक तरफ आपको हिस्ट्री है, एक तरफ यहां पर आपके पास पबैड है, ठीक है, और ऐसे कई टॉपिक हैं। अब हिस्ट्री को पढ़ने में आपको पता है हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जहां पर आपको 6 महीने भी कम पड़ते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, 6 महीने या प्लस आपको लगेंगे हिस्ट्री को ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए। वहीं पबैड जैसे जो टॉपिक आते हैं ये आपको 4 से 5 महीने में, 5 महीने मानकर चलते हैं आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इससे भी छोटे टॉपिक और हो सकते हैं जहां पे आप इसने 4 महीने में पूरे कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई टॉपिक है जो 4 से 5 महीने में पूरा हो जाए, और वहीं दूसरा टॉपिक है जिसे 6 से 7 महीने आपको लग सकते हैं पूरा करने में, तो यहां पर देखिए गैप है कम से कम 1 से 2 महीने का अंतर आपको आएगा। और 1-2 महीने का अंतर का मतलब है कि आप वापस से जब तक अपने टॉपिक को फिनिश करके रिवीजन कर रहे होंगे, 1-2 महीना आप आगे बढ़ चुके होंगे, तब तक जो हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स को लेने वाले विद्यार्थी सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, और यहीं आपको दूसरों से आप इस रेस में आगे हो जाते हैं। अर्थात आपको रिवीजन करने का ज्यादा समय मिलता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने अच्छे नोट्स यहां पर डेवलप करोगे, जितना आप उसको बार बार रिवीजन करके उसे अपनी क्रिएटिविटी अर्थात उसको और भी बेहतर वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, उतना ही आप पहले से बेहतर होते जाओगे। और आप यहां पर रिवीजन का टाइम जब एग्जाम का समय आता है वहां पर भी आप इसे कम समय में, दूसरे ऑप्शनल की अपेक्षा कम समय में इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेंस के एग्जाम के समय ज्यादा आपको समय मिलता नहीं है रिवीजन का। इसलिए अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट छोटा है, लेंथ सिलेबस कम है, तो ये भी आपको हेल्पफुल होता है आपके ऑप्शनल अर्थात रिवीजन के दौरान और मेंस के एग्जाम के दौरान। जाते जाते 2 से 3 बिंदुओं को मैं और समझाऊंगा जो हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शनल के चुनने को लेकर। यहां पर देखिए एक होता है सोर्सेस ऑफ स्टडी। हमेशा जब भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख रहे हो तो इस चीज को जरूर सुनिश्चित कर लें कि क्या उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि बुक्स, ठीक है, नोट्स, इससे रिलेटेड करंट या और साथ ही साथ यहां पे गाइडेंस, क्या ये सारी चीजें आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाता है, आपकी लैंग्वेज में उपलब्ध हो जाता है। देखिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा भी तो हो सकता है शायद अगर आपका हिंदी मीडियम है तो सिर्फ इंग्लिश में ही उपलब्ध हो या अन्य
लैंग्वेजेस ना उपलब्ध हों, तो यहाँ इस चीज़ को भी देख लें कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो भी आप चूज़ करते हैं, क्या वो आपका रिसोर्स यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, अध्यापक आपके पास हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको इनपुट्स प्रोवाइड करा सकते हैं कि कैसे आप इसे बेटर कर सकते हैं, कहाँ गलतियाँ आप कर सकते हैं, वो आपको समय समय पे गाइड करते रहें। सब्जेक्ट की बारीकियों को वो समझा सकें, हर चीज़ों को डिफाइन कर सकें, और साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए स्टडी बुक्स और नोट्स यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हों, क्योंकि इनके बिना आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑफजीएस का एक बार फिर भी है, आपको अपने स्तर पर भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़रूरी यहाँ पर होती है। इसके अलावा डायनामिक ऑफ सब्जेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। डायनामिक ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है, देखिए हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक अपना ही यहाँ पे डायमेंशंस हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा करंट की भरमार होती है, जिसके कारण आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे करंट का नाम मात्र का ही निशान होता है और आपको वही थ्योरी हमेशा पढ़ करके आपको नई चीजें वहां पे करने की जरूरत नहीं होती है। अर्थात एक बार अगर आपने उसे पढ़ लिया है तो उसे साल भर 4 साल बस रिवीजन ही करना है। और ऐसे सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो एक तरफ जैसे PSIR है, इस सब्जेक्ट में लगातार इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी से रिलेटेड जो संविधान, कानून, तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समझौते इत्यादि चीजें चेंज होती रहती हैं और इसके कारण यहाँ पे इसके आंसर आपको चेंज होते रहते हैं। इसके कारण आपको लगातार करंट का अपडेट करना पड़ता है और इसके लिए आपको लगातार कह सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, लगातार नोट्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं और इसलिए यहाँ पर आपको काफी मेहनत इस सब्जेक्ट में करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी सब्जेक्ट की तरफ देखें जैसे कि पबैड है, हिंदी लिटरेचर है, ठीक है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। चेंजेस होंगे भी तो कुछ चीजें ही चेंज होंगी। प्रशासन के स्तर पे आपको हो सकता है कुछ नए प्रावधान, क्रियाविधियां की जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको अंतर यहां पे दिखाई नहीं देगा। कुछ सब्जेक्ट देखिए जहां बिल्कुल ही अंतर नहीं आता है, जैसे कि हिस्ट्री आपको देख लिए, ज्योग्राफी की चीजों को देखिए जहां पे आपको करंट नाम मात्र का ही होता है और अगर आपने एक बार इसे अच्छे से स्टडी कर लिया तो यहाँ पर आपको बार बार कुछ नया अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बस उसी चीज को लगातार आप बस स्टडी करते रहें। तो डायनामिक्स ऑफ द सब्जेक्ट ये बहुत जरूरी है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा है और जैसा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपको वैसे ही रणनीति के तहत उस पर काम भी करना पड़ेगा। अगर आपने PSIR ले लिया तो वहां पे आपको लगातार करंट के अपडेट पर काम करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस पर कभी पकड़ नहीं मजबूत करता, इस पर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि करंट ओरिएंटेड यहां पर आपको काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं एट द लास्ट जो है आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड हेल्प कर सकता है आपको सही ऑप्शनल को चुनने के लिए भी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ जाइए। जो भी आपने 3 साल 5 साल यहाँ पर BA MA या BSc MSc या फिर आप BCom MCom जो भी आपने टॉपिक यहाँ पर BTech इत्यादि में पढ़ा है, तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है आप उसके थ्रू यहाँ पे आगे बढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस सब्जेक्ट को 3 से 5 साल तक पढ़ा हुआ है। कुछ भी सही, लेकिन आपकी पकड़, आप रिसोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आप परिचित होंगे और वो सब्जेक्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और आपके पास ये संसाधन डेवलप हो, अर्थात सोर्स ऑफ स्टडी, आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए उसके लिए और वहाँ पर आपको अच्छी स्टडी बुक्स और मटेरियल मिल जाए, तो आप उस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करके उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये 7 चीज़ें हैं जिस पर अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, 8 चीजें हैं जिस पर अगर आप काम करें तो आप एक अच्छे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनाव में आपको किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। तो यहां पर बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और चीजों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से पॉपुलर इसको सब्जेक्ट हैं जो कि आपको UPSC या UPPSC में आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने के क्या तरीके होते हैं। ऐसे ही आपको कुछ और वीडियोस आपको अलग अलग समय पर लेकर आता रहूंगा। तो ये वीडियो सीरीज आपको कंटिन्यू रहेगी, इसे जरूर देखते रहिए और इसे फॉलो अप जरूर करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।